नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। मनीष के वीडियो में मैं मनीष श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सबकी वजह से आज मेरे यूट्यूब के 80 सब्सक्राइबर पूरे हुए। 80 सब्सक्राइबर बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं मनीष श्रीवास्तव हाथ जोड़कर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे इतना सपोर्ट किए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बच्चों, आप सबके लिए थोड़ा मेहनत हुई है और वह मेहनत आपकी यूपी बोर्ड के लिए हुई है। यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के बच्चों के लिए आज ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया है और ये चार्ट के माध्यम से मैं आपके मात्र 20 मिनट लूँगा, जिस 20 मिनट में मैं आपके दिमाग में सारे हिंदी के डाउट्स दूर कर दूंगा कि सर कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, सर टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे होगा, सर कैसे हम करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन से पार्ट ज़रूरी हैं कौन से पार्ट नहीं ज़रूरी हैं। वो सारे कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो में आपके दूर करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, रिक्वेस्ट है बच्चों, वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे यूट्यूब पर 80 सब्सक्राइबर पूरे हुए। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं भी जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा। आप सबका साथ मेरे लिए एक आशीर्वाद से बढ़कर कम नहीं है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लिखा है कक्षा 12 यूपी बोर्ड के हमारे जितने भी कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं उनके ये विषय हिंदी के बारे में आज मनीष श्रीवास्तव बात करने जा रहे हैं। और ये सब्जेक्ट हिंदी की अगर मैं बात करूं तो कैसे पाएं 100 में 100 यानी 100 में 100 नंबर कैसे पाना है, इसके लिए आज यहाँ पर आपके सामने फ्लो चार्ट है, इसके बारे में देखते हैं समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा भी है कि कृपया वीडियो पूरा देखिए। तो अगर आपको स्किप करना है तो प्लीज़ वीडियो मत देखिएगा। वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों वीडियो पूरा देखिएगा। आप जब पेपर देने जाओगे तो पेपर देने जाते समय आप ध्यान दोगे कि पेपर जब आपको मिलेगा तो वह पेपर 2 भागों में होगा। पहला भाग होगा खंड का जो 50 नंबर में डिवाइड होगा और दूसरा भाग होगा खंड खा जो 50 नंबर में डिवाइड होगा। खंड का में 50 नंबर के क्वेश्चन यहाँ है, खंड खा में 50 नंबर के क्वेश्चन यहाँ है। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या कैसे आएंगे, आइए देखते हैं। पहले तो हमारे हिंदी गद्य पर आधारित हिंदी गद्य साहित्य जो होगा उस गद्य साहित्य का इतिहास 5 MCQ पूछेगा, 5 MCQ पूछेगा और वो 5 नंबर का होगा। और दूसरा होगा हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, वह भी 5 MCQ रहेगा, 5 नंबर का। हालांकि मैंने इसको अपनी कोचिंग और स्कूल में पढ़ा दिया है, परंतु मैं अब यूट्यूब चैनल पर इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगा। और उसके बाद प्यारे बच्चों हिंदी गद्य के लेखक का साहित्यिक परिचय। ये साहित्यिक परिचय क्या होता है, आपने 10th में पेपर दिया होगा तो वहाँ पर जीवन परिचय पूछा जाता है, परंतु यहाँ साहित्यिक परिचय का क्या आशय है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो साहित्यिक परिचय होंगे वो 5 नंबर के होंगे। और यही टॉपिक हमारे हिंदी कक्षा 10 में 5 नंबर के ही टॉपिक थे, परंतु वहाँ जीवन परिचय थे। तो मैं आपको कन्फर्म कर दूँ प्यारे बच्चों कि साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में अंतर क्या होता है। तो जीवन परिचय जो होता है वो किसी भी लेखक या कवि के जीवन के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी क्या रचनाएं थी, भाषा शैली क्या थी, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना जीवन परिचय कराता है। परंतु साहित्यिक परिचय क्या होता है, हमारे कवि हों चाहे लेखक हो, उनके साहित्य में क्या योगदान थे, उन्होंने क्या कैसे साहित्य में आगे बढ़ा, कितने पुरस्कार पाए, क्या कैसे उनकी उपलब्धियां थी, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो हमारे कक्षा 12 के गद्य के महत्वपूर्ण जो हमारे लेखक हैं उनका साहित्यिक परिचय लिखने का तरीका, पहले तो आपको जीवन परिचय हेडिंग डालनी पड़ेगी और जीवन परिचय में आपको जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। और जीवन परिचय कितने नंबर के रहेंगे, 2 नंबर के। और जितना आप जीवन परिचय लिखना बच्चों उतना ही साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना और साहित्यिक परिचय लिखना। और तीसरी हेडिंग अपनी बनाना वो रहेगी उनकी प्रमुख रचनाएं। हालांकि मैं आपको बता दूं कक्षा 12 में कुल गद्यांश के जो पाठ है वो 8 है। सबसे पहले तो आप पूरे पाठ का नाम याद कर लो और पूरे पाठ के नाम के बाद लेखक का नाम। जैसे आपको बताना चाहूंगा वासुदेव शरण अग्रवाल है, हमारे फर्स्ट पार्ट को लिखे हैं राष्ट्र का स्वरूप। फिर जैनैन कुमार भाग्य और पुरस्कार धारा की साइंस साइड में, इसको पढ़ना नहीं है आपको। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का बहुत इंपॉर्टेंट रावण रावण नर्सिंग होम में है। फिर आपका चौथा नंबर पार्ट है डॉक्टर जारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आपने पढ़ा होगा 7वां नंबर पार्ट है आपका भाषा भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता के लेखक जानते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। और उसके बाद हरिशंकर परसाई का निंदा रस आप पढ़ लीजिएगा। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आप पढ़ लीजिएगा तेजस्वी मन के संपादिकन से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हमें क्या करना है, इन 8 पाठों में मनीष सर आप ये बता दीजिए कौन सा ऐसा लेखक है जिसका जीवन परिचय आएगा, साहित्यिक परिचय हमको लिखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पूरे उत्तर प्रदेश में मेरा जहाँ तक अनुभव है, 9 साल पढ़ाते हुए मुझे हो गया, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि आप केवल 2 लेखक के साहित्यिक परिचय याद करके जाइए और 2 में से एक फंसना ही फंसना है। एक आप याद करके जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय और दूसरा आप याद करके जाएंगे डॉक्टर
हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, दोनों याद करके जाएंगे। दोनों में से एक ना एक एग्जाम में आना ही आना है, 100 में 100%। ये मेरा अनुभव है और मैंने अपनी कोचिंग स्कूल में करा दिया है। मैं वीडियो उसकी भी प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। आगे आते हैं, पूछेगा क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी, जैसे आपके हिंदी पद्य गद्यांश थे, तो हिंदी गद्यांश के साथ यहाँ मैंने गलती कर दी है। यहाँ पर गद्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हिंदी पद्य, क्योंकि पद्य से पद्यांश बनता है और काव्य से काव्यांश बनता है। तो जिस तरीके से हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण लेखक का साहित्यिक परिचय है बच्चों, वैसे हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय कवि के होंगे। किसके होंगे? कवि के। तो कवि के साहित्यिक परिचय में आप जानते हैं कि आपके पास पूरे पाठों की संख्या, पूरा पाठ अगर पढ़ेंगे तो 10 पाठ पढ़ने हैं, और उसमें भी साइंस साइड और आर्ट साइड में पाठ कटे हुए हैं। लेकिन अति महत्वपूर्ण कवियों के नाम अगर मैं बताऊं तो 8 में से मैं आपको 10 में से मैं आपको बता सकता हूं कि केवल दो कवि के नाम याद करके, कवि के साहित्यिक परिचय याद करके जाएंगे। एक तो आपके जयशंकर प्रसाद हो गए और दूसरा आप याद करिए सुमित्रा नंदन पंत, जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। इन दोनों का साहित्यिक परिचय आप याद कर जाइए। कक्षा 12 में यूपी बोर्ड में इन कवियों का साहित्यिक परिचय फंसना है। तो इसको फिर से देखेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद। और इधर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज बता रहा हूँ, देख लीजिए वीडियो, और जिस दिन पेपर देख के आएंगे उस दिन आप हंसेंगे, कहेंगे हाँ मनीष सर आपने जो बताया था वही आया। क्योंकि इस तरीके से मैं तैयारी करवाता हूँ। हालांकि अभी तक ऑफलाइन तैयारी होती थी, अब ऑनलाइन तैयारी आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर हमें याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। तो चलिए बच्चों, 5वां नंबर क्या प्रश्न होगा? तो 5वां नंबर प्रश्न होगा हिंदी गद्यांश पर आधारित महत्वपूर्ण 5 प्रश्न। एक गद्यांश देगा और उस गद्यांश से 5 प्रश्न पूछेगा, और 5 प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे। तो 5 टू जा 10 हो गया। तो इधर आप जोड़ते भी जाएंगे, 5 गद्य साहित्य के, 5 पद्य साहित्य के, 10 हो गया। और इधर 5 नंबर हमारे गद्यांश के लेखक के साहित्य परिचय, 15 हो गया। और इधर पद्य कवि के साहित्यिक परिचय 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 20। 20 प्लस 10 हो गया कितना? 30। अब 30 को अगर हमने 15 माइनस किया तो बचा 20। अब ये 20 नंबर हम कैसे पाएंगे? तो जिस तरीके से हमारे हिंदी गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछेगा 2-2 नंबर के बच्चों, वैसे हिंदी पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछेगा और वो भी 2-2 नंबर के रहेंगे। तो 5 टू जा 10। तो 13 प्लस 10 कितना हो गया? 13 प्लस 10 हो गया आपका 40। अब बचा 10 नंबर। तो 10 नंबर की बात करने से पहले मैं इसका भी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मनीष सर किसमें से आ सकता है। तो आप प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, आप अशोक के फूल को याद कर लेंगे और आपका पाठ है निंदा रस। किसी भी पाठ से वो पूछ सकता है, परंतु जहाँ तक मेरा मानना है कि हर एक पाठ को मैं पढ़ाऊंगा और कैसे गद्यांश में पहचानेंगे कि सर किस पाठ से है, वो सारी चीज़ को मैं सिखाऊंगा। परंतु अशोक के फूल और निंदा रस, ये 2 पाठों को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में इसमें गद्यांश दे करके आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा। अब बात करते हैं कि मनीष सर पद्यांश में कौन कौन से पाठ बहुत जरूरी हैं। तो पद्यांश में आप पढ़िएगा, बहुत सारे पाठ हैं, बहुत आनंददायक पाठ हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण पाठ है मैं उसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ पढ़िए चाहे न पढ़िए, लेकिन श्रद्धा मन जरूर पढ़ लीजिएगा। श्रद्धा मन से आपका प्रश्न पूछेगा, नौका विहार से आपका प्रश्न पूछेगा, मैंने आहुति बनकर देखा और अभिनव मनुष्य, ये 4 पाठ पढ़ना है आपको। मैंने आहुति बनकर देखा सच्चिदानंद हीरान वासन अक्के जी का है बच्चों, और अभिनव मनुष्य आप पढ़िएगा रामधारी सिंह दिनकर का है, और श्रद्धा मन जयशंकर प्रसाद का है, आप इनको पढ़िएगा। और नौका विहार प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का है। तो इसे आप जरूर ध्यान देंगे। ऐसे आगे बात करते हैं, क्योंकि 5 5 10 यानी 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 10 30, 30 10 40 हो गया। तो 50 में 40 गया, बचा 10। अब 10 नंबर मनीष सर कैसे आएगा? तो देखते हैं 10 नंबर की अगर बात की जाए तो सत्य की जीत, ये खंडकाव्य है। हालांकि मुझसे गलती हुई है बच्चों, क्योंकि मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों के ये वीडियो बनाया है, परंतु जिस डिस्ट्रिक्ट में हम पढ़ाते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं, उसका नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में खंडकाव्य आता है सत्य की जीत। हर डिस्ट्रिक्ट में खंडकाव्य अलग होते हैं, आप अपनी किताब से पढ़ लेंगे। सत्य की जीत खंडकाव्य प्रतापगढ़ का है। आपके डिस्ट्रिक्ट का जो खंडकाव्य हो आप उसे पता कर सकते हैं। हालांकि मैं एक दिन वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में कौन कौन सा खंडकाव्य है। तो सत्य की जीत खंडकाव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। पहला तो पूछेगा प्यारे बच्चों कि सत्य की जीत खंडकाव्य के कथानक को अपने शब्दों में लिखिए, और दूसरा पूछेगा सत्य की जीत खंडकाव्य की नायिका कौन थी? द्रौपदी थी, उनका चरित्र चित्रण करना है। मैं उसका भी वीडियो बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। आगे लिखा है पंचलाइट और बहादुर कहानी का कथा साहित्य है, ये कथा साहित्य का सारांश लिखना है। पंचलाइट बहादुर ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, दोनों में से एक कन्फर्म है आएगा, आपको 5 नंबर दे
बढ़ेगा और इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि एक बार वीडियो आप देख लेंगे ना, दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा 50 नंबर का खंड खा। एक बार फिर से हम जोड़ेंगे 5, 5, 10 यानी 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 20, 10, 30, 10, 40, 5, 45, 5, 50। यहाँ पर मैंने लिखा भी है 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 5, 5 इक्वल टू 50 नंबर। और आगे आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया इसे पढ़ें और हमें सपोर्ट करें। यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से आप पढ़िए और हमें एक बार सपोर्ट करिए। सपोर्ट का मतलब क्या कि आपका शेयर, आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब हमारा सपोर्ट है बच्चों। आगे देखते हैं खंड खा। बचे हुए 50 नंबर की मैं अगर बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर मैंने लिखा है खंड खा। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करते हैं। आपने अपने हिंदी की बुक में संस्कृत पढ़ा होगा। संस्कृत में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिसके बारे में यहाँ पे मैं बात करूँगा और वही खंड खा में आएगा। क्या क्या है देखते हैं। बात की जाए खंड खा में, पहला क्वेश्चन रहेगा संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है लेकिन ससंदर्भ करना है। संदर्भ 2 नंबर का आएगा और 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद आएगा। अगर इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ मैंने जोड़ा है 2 + 5 इक्वल टू कितना हो गया 7। तो 7 मार्क का ये हमारा हो गया। परंतु हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे पाठों की संख्या बच्चों 11 है, 11 पाठ है। परंतु बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश संस्कृत के कौन से हैं मनीष सर, वो बता दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ पढ़िए चाहे ना पढ़िए, परंतु आप ये 3 पाठ जरूर पढ़िएगा। इस बार 2025 के एग्जाम में ये जरूर आएगा। एक तो है आत्मक सर्वग, दूसरा है बच्चों याद कर लीजिए, एक है आत्मक सर्वग और एक है जातक कथा और तीसरा है महामना मालवी। ये तीनों पार्ट से इस बार 2025 के एग्जाम में गद्यांश जरूर पूछेगा। और संदर्भ लिखना सीखो, क्योंकि संदर्भ कॉमन है। अगर आप इसमें संदर्भ और इसमें दोनों में संदर्भ लिखना सीखिए तो दो 4 नंबर आपके कॉमन हो जाएंगे और अच्छा हो जाएगा। लेकिन संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, तो संस्कृत का संदर्भ अलग होता है और हिंदी के गद्यांश पद्यांश का संदर्भ अलग होता है। यहाँ पर कहा गया है कि संस्कृत का संदर्भ लिखिए और भी गद्यांश। तो गद्यांश कह रहा है तो हम लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है, संस्कृत दिग्दर्शिका। जब आप 9-10 में रहते हो तो संस्कृत परिचायिका होती है। जब आप 11 और 12 में जाते हो तो वहाँ पर संस्कृत दिग्दर्शिका होती है। तो लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के। मान लो पाठ का नाम है आत्मक सर्वज्ञ, तो आपको लिख देना है आत्मज्ञ और सर्वज्ञ नामक शीर्षक से अवतरित है कदाप नहीं लिखेंगे, क्योंकि संस्कृत है तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा उद्धृत है। क्या लिखना पड़ेगा, उद्धृत है। हालांकि मैं एक एक चीज़ की तैयारी कराऊंगा, परंतु अभी मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप दिमाग में चीज़ों को सेव किए रहिए कि सर अगर ये बता दिए होते तो बहुत अच्छा होता। तो वो अलग कोई क्वेश्चन ही नहीं, मैं सब कुछ बताऊँगा, परंतु थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए और चीज़ों को समझिए और धैर्यपूर्वक वीडियो देखिए। वीडियो देखकर भागना नहीं है, आपको वीडियो देख करके समझना है। कहा गया है कि जब हम संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के, मान लो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से आया तो लिख देंगे आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। क्या लिखेंगे, उद्धृत है। और अनुवाद हेडिंग डाल करके अनुवाद कर देंगे और मैं आपको उस पाठ को पढ़ाऊंगा। उस पाठ को नहीं, मैं सारे पाठ को पढ़ाऊंगा, परंतु आप साथ दीजिए और ध्यान समझिए। आगे है बच्चों, इधर तो 5 और 2 जोड़े तो कितना हो गया, 7 हो गया। फिर कहा है संस्कृत श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत श्लोक क्या होता है, तो संस्कृत में श्लोक होता है और श्लोक हमारा पाठ बहुत ही अनिवार्य है। वो पाठ है कुछ नहीं आप जानते, सब अच्छी तरीके जानिए, कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन संस्कृत के श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद देने के लिए हमें एक पाठ पढ़ना है। उस पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानि। सु माने होता है सुंदर, भाषित में होता है भाषा, और रत्नान में होता है रत्न के समान, जो भाषा रत्नों के समान होती है। ये आपके पाठ है और पाठ नंबर 8 में है। इसको मैं पढ़ाऊंगा और इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो इसमें से आपके कुल 13 श्लोक हैं। 13 श्लोक में से एक श्लोक दे करके वो ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद पूछेगा, तो आप उसको करेंगे। जैसे उसमें एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ कैसे है। जैसे भाषास मुख्या मधुरा दिव्या गिरमाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मा अदब सुभाषतम। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य यदि कोई भाषा है तो वो देववाणी संस्कृत भाषा है, और उससे भी मधुर उसका काव्य और उससे भी ज़्यादा मधुर उसके सुंदर वचन है। ऐसे ऐसे हमारे श्लोक हैं, उसमें मैं उसको पढ़ाऊँगा। पहले आप इसको समझिए कि 2 नंबर संदर्भ गद्यांश के, 2 नंबर संदर्भ श्लोक के और 5 नंबर अनुवाद हिंदी गद्यांश के और 5 नंबर हिंदी अनुवाद हिंदी श्लोक के। तो अगर 2 और 5 जोड़े तो 7 हो गया, 2 और 5 जोड़े 7 हो गया। तो संस्कृत के श्लोक और संस्कृत के गद्यांश से मिला करके कितना नंबर मिलेंगे, 14 नंबर। तो 15 में यानी 50 में अगर 14 हमने हटा दिया तो बचा 36। अब 36 नंबर की हम बात करेंगे। 36 नंबर की बात करने के लिए यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न आएगा काव्य सौंदर्य। ये क्या होता है, जो हमारे काव्य होते हैं उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए जिनका उपयोग होता है वो रस होते हैं, छंद होते हैं, अलंकार होते हैं। ये बहुत ही अनिवार्य टॉपिक है। यहाँ की कक्षा 12 के बाद तैयारी करोगे आप, SSC GD UPP UPSI कोई भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करोगे, उसमें जहाँ पर
हिंदी सब्जेक्ट होगा वहाँ पर हिंदी व्याकरण बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर रस, छंद, अलंकार जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, आपको लग रहा है कठिन है, परंतु मैं पढ़ाऊँगा और मैंने पढ़ाया भी है और मैं पढ़ाऊँगा। और मैं आपको बता दूँगा कि अलंकार कैसे पहचानते हैं, कैसे दोहे में मात्रा लगाते हैं, कौन-सी मात्रा कहाँ लगती है, कौन-सा रस कैसे पहचानते हैं, कौन से रस का क्या स्थायित्व होता है, वो सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा। तो पहली बात तो रस आएगा, 2 नंबर का छंद आएगा, 2 नंबर का अलंकार आएगा, 2 नंबर का रस में 4 रस आपको पढ़ना है कक्षा 12 के बच्चे। हास्य रस पढ़ो, वीर रस पढ़ो, करुण रस पढ़ो, श्रृंगार रस पढ़ो। इतना अच्छा पढ़ा देंगे कि दोबारा कभी किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा घमंड नहीं, ये मेरा विश्वास है। ये 9 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं आपके सामने अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। आगे है छंद। छंद 2 नंबर का आएगा, एक दोहा है, एक सोरठा है, एक चौपाई है। इसकी परिभाषा याद करनी है, आपको उदाहरण भी लिखने हैं और मात्राएँ भी उस पे चढ़ानी हैं। फिर आएगा अलंकार। अलंकार में आप जानते हो 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, एक शब्दा होता है, एक अर्था होता है, आप जानते होगे। परंतु एक अलंकार होता है उभय अलंकार, परंतु हम शब्दा अलंकार के भेद पढ़ते हैं, अर्थालंकार के भेद पढ़ते हैं। तो शब्दा के यहाँ पे हैं 3 भेद, अनुप्रास, यमक, शेष और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये अर्थालंकार के भेद हैं। अगर बात की जाए अर्थालंकार के भेद, तो अर्थालंकार के भेद बच्चों 8 होते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत विस्तारित तौर से बताऊंगा, परंतु यहाँ बता रहा हूँ। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इसके बाद है अतिसंयोक्त, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत। ये सब प्यारे प्यारे हमारे अर्थालंकार के क्या हैं, भाग हैं। और ये क्या है, शब्दालंकार के भेद हैं। तो 2 2 4 2 6 इधर और 7 दूनी 14 इधर। 14 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यानी 7 + 7 = 14, 14 + 2 = 16, 16 + 2 = 18, 18 + 2 = 20 और 50 - 20 = 30। अब 30 नंबर की बात करेंगे कि सर 30 नंबर कैसे पाएंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, 30 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 30 नंबर हमारे लिए एक अपठित गद्यांश आएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनसीन पैसेज। अपठित गद्यांश जो रहेंगे, इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न उसी गद्यांश को हमें पढ़ करके उसी में से आंसर देना है। और पहला और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो 2-2 नंबर का रहेगा। यानी इसका मतलब क्या, इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा हमें बड़ा लिखना पड़ेगा और जो तीसरा नंबर प्रश्न रहेगा वो थोड़ा सा छोटा रहेगा, उसका आंसर हम छोटे भाग में देंगे 1 नंबर में। तो 2 2 2 4 1 5 जोड़ेंगे तो 5 नंबर आया और 30 इधर हुआ तो 5 इधर जोड़ें तो 35 हो गया। 13 + 5 = 35। अब हमें केवल और केवल बात करनी है कि मनीष सर 15 नंबर कैसे पाएंगे। तो इस 15 नंबर में कुछ नहीं करना है, आपके हिंदी व्याकरण है जिस 10 नंबर के आएंगे, 10 नंबर के जो आएंगे हिंदी व्याकरण, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपके व्याकरण में 5 भाग ऐसे हैं। पहला भाग तो अनेकार्थी शब्द आएगा, दूसरा पर्यायवाची आएगा, तीसरा मुहावरा आएगा और चौथा शब्दों में सूक्ष्म अंतर आएगा और पांचवा है त्रुटि मार्जन, यानी लिंग वचन कारक में क्या गलतियां हैं, इसको हमें बताना पड़ेगा। यदि पूर्ण रूप से अगर हम व्याकरण का साथ देंगे तो हमको 10 नंबर मिल जाएगा। और आगे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 6वां नंबर प्रश्न रहेगा पत्र लेखन। पत्र लेखन जो है ये टॉपिक 6 नंबर का है बच्चों और निबंध ये टॉपिक 9 नंबर का है। आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूँ, ध्यान सुनो कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र कैसे लिखना है, औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या पहले लिखें उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद, ये सारा टॉपिक बहुत ही जल्द मैं आपको बताऊंगा। और एक ही बार बताऊंगा पत्र कैसे लिखते हैं, क्योंकि पत्र लेखन कक्षा 12 में 6 नंबर तो आपको हिंदी में देगा और 9 नंबर 10 नंबर आपके देगा इंग्लिश में सेक्शन बी में। तो उसके बारे में दोनों के बारे में बात करूंगा ताकि 10 नंबर उधर और 6 नंबर इधर, 16 नंबर। 10 + 16 10 + 6 = 16 नंबर आपका कहीं जाने न पाए। और जैसे पत्र लेखन है ना, वैसे ही निबंध भी मैंने पढ़ाया है और फिर से पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। निबंध 9 नंबर का है और ये निबंध टॉपिक इंग्लिश में भी सेक्शन बी में आएगा जो कि 10 नंबर का होगा। तो 9 उधर इधर 10 उधर, यानी 10 + 9 = 19, 19 + 16 अब जोड़ लीजिए कितना हो गया, बताइए, आप बताइए कितना हुआ, 35 नंबर, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिलाकर 35 नंबर पत्र लेखन निबंध से आएगा। और इतना गजब का वीडियो रहेगा जिसको आपको देखने के बाद कहने का मन कहेगा कि सर पेपर कब होगा, आप ये बताइए, पेपर देने जाना है, पेपर देने जाना है। तो ये था आपका प्यारा सा वीडियो, परंतु एक बात मैंने नीचे और लिखा है बच्चों, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है मनीष की वीडियो और इस मनीष की वीडियो चैनल को थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर यूपी बोर्ड में हमारे बच्चे अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों
आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये रहा मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने क्यों लिखा है? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखने का सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है, यदि कोई बच्चा फ़ीस से वंचित है, पैसा नहीं है या उसके पास पढ़ने का टाइम नहीं था या उसको लगता है कि मनीष सर हम फेल हो जाएँगे, हिंदी, इंग्लिश हमको पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या मुझसे कॉल कर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर मुझे ये समस्या है। जहाँ तक हो सकता है संभवतः मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि मुझे अब्दुल कलाम और विवेकानंद का अनुयायी बनने का एक मौका मिला है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ही बात कहते हैं बच्चों, कि मरने से उनको बहुत डर लगता था। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर मैं मर गया ना, तो मेरे साथ जो ज्ञान है, मेरे पास जो चीज़ें हैं, वो ऐसे ही मेरे पास दफ़न हो जाएँगी। तो मैं मनीष श्रीवास्तव अपने आप को वो मानता हूँ कि अगर मेरे पास कोई ज्ञान है, तो मैं ज्ञान को दे दूँ। ज्ञान को देने के बाद अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊँगा ना, तो मुझे मरने में थोड़ी भी चिंता नहीं होगी, थोड़ा भी डर नहीं रहेगा। तो मेरे साथ जो ज्ञान है ये ज्ञान अगर मेरे साथ चला जाएगा, उसके पहले अगर मैं आपको ये ज्ञान दे दे रहा हूँ, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो ये थी आज की प्यारी सी वीडियो। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।